नमस्कार, जी पुरवैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं शिवपूजन झा। एक बयान से उम्मीदें जगती हैं या फिर उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। अब तक हिंदुस्तान की जिस सियासतदान को मुसलमानों के बीच शंका के नजरिए से देखा जाता था, उसने सिर्फ एक बयान दिया है और भरोसे की नई लकीर खींच दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से राष्ट्रभक्त मुस्लिम शब्द निकला है और इसने सियासत की तबीयत बदल दी है। वैसे सवाल ये भी है कि मोदी के इस मुस्लिम प्रेम की वजहें क्या हैं और क्या इस सर्टिफिकेट की जरूरत भी किसी को है? आज हम इसी पर करेंगे बड़ी बहस। तो अब तफसील से शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। नरेंद्र मोदी ने एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा है वो उनके नए सियासी चेहरे का सबूत भी है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान देश के लिए जीता है और देश के लिए ही मरता है। उनका यह बयान उनके नए चेहरे पर यकीन पैदा कर रहा है। अपने अमेरिकी दौरे से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी चैनल CNN को दिए एक इंटरव्यू में मोदी ने कहा है कि देश का हर मुसलमान राष्ट्रभक्त है और उनकी देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। मैं समझता हूं कि वो हमारे देश के मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर कोई भी ये सोचता है कि भारतीय मुसलमान उनके इशारे पर चलेंगे तो वो गलतफहमी में है। भारत का मुसलमान भारत के लिए जिएगा, भारत के लिए मरेगा। वो भारत का बुरा सोच ही नहीं सकता है। हाल ही में अलकायदा चीफ ऐमान अल जवाहिरी ने भारत के मुसलमानों से कहा था कि वो अकेला महसूस ना करे। तब मोदी का जवाब अलकायदा को डराने वाला था। पहली बात यह है कि मुझे इसका मनोवैज्ञानिक और धार्मिक विश्लेषण करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या दुनिया में इंसानियत की रक्षा नहीं की जानी चाहिए? क्या इंसानियत पर भरोसा रखने वालों को एकजुट नहीं होना चाहिए? यह इंसानियत के खिलाफ एक संकट है, ना कि किसी देश या नस्ल के खिलाफ। यह मानवता और अमानवीयता के खिलाफ लड़ाई है, कुछ और नहीं। पीएम मोदी ने भारत के मुसलमानों को राष्ट्रभक्त बताया तो सबने एक सुर में उनकी तारीफ की। मुझे लगता है कि ये एक सच्चाई है, क्योंकि भारत के मुसलमानों ने हमेशा भारत के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। तो प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और जो उन्होंने कहा है हम उसका स्वागत करते हैं। बहुत ही सत्य वचन है और उनकी इस बात ने भारत के मुसलमानों के दिल की बात कह दी है और दिलों को छू लिया है कि भारत का मुसलमान भारत के लिए जीता है, भारत के लिए मरेगा। चलिए, कम से कम उनकी समझ में तो है, लेकिन ये खाली दिखावा तो नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने जब चुनाव में गए तब भी कहा उन्होंने सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का संकल्प। और ये इस बात का प्रमाण है कि बिना जाति, बिना धर्म, बिना क्षेत्र के भेदभाव के नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों को देशभक्त बताते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज और मेनका गांधी जैसे नेताओं को यही मुसलमान किसी और रूप में नजर आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मोदी का ज्ञान बीजेपी के ऐसे नेताओं को समझ में आएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमें समझने की जरूरत है आखिर मोदी जी का यह बयान क्यों और कैसे आया। दरअसल अलकायदा ने भारत को धमकी दे रखी है, वो भड़काने की साजिश रच रहा है। जाहिर है बिना हथियार अलकायदा को हिंदुस्तान की हकीकत बताने का इससे बढ़िया तरीका दूसरा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी मोदी के चेहरे पर यकीन नहीं करने की सियासत भी हो रही है।
हिंदुस्तान को भड़काने की अलकायदा की साजिश को बगैर हथियार नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब दिया है। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के लिए ही जीते हैं। कम से कम इस बयान से किसी को न तो इनकार होना चाहिए और न ही ऐतराज, मगर सियासत है और बयान पर शंका जाहिर करने वालों की कमी नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना तो जरूर बता दिया है कि मुस्लिम युवाओं के पास यकीन करने का पूरा मौका है, लेकिन खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने मोदी के इस बयान के समय और मंशा को लेकर आपत्ति जता दी है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि अमेरिका दौरे से पहले मोदी हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। वैसे ये भी हकीकत है कि गुजरात दंगों के बाद भी दंगे हुए और बीजेपी की ओर से लव जिहाद जैसे मुद्दों को उछाला गया, मगर मोदी ने साफगोई से बातें रखी तो बहुत ज़्यादा मतलब निकालने का मतलब यानी सियासत। जाहिर है नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू के जरिए देश के दूसरे नेताओं के लिए एक लकीर खींच दी है। मसलन बिहार को ही लीजिए। आतंक फैलाने के आरोपियों को बिहार की सीमा से भी गिरफ्तार किया गया है और इसे सिर्फ कानून व्यवस्था के लिहाज से देखकर चुप हो जाने के बजाय अगर जवाब देने का कुछ ऐसा ही तरीका अख्तियार किया जाए तो कैसा हो। तो सवाल है कि मोदी की लकीर के बाद क्या लालू और नीतीश उससे लंबी लकीर खींचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। तो अहम सवाल ये कि क्या लालू और नीतीश इससे लंबी लकीर खींचेंगे। आज बड़ी बहस में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनोद नारायण झा जी भाजपा से, अजय आलोक जी, डॉक्टर अजय आलोक जी प्रवक्ता जेडीयू से, और कृपानाथ पाठक जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर अजय आलोक आपसे करना चाहूंगा। आपको लग रहा है भाजपा के दो चेहरे दिख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया है मुसलमानों के बारे में, आपने गौर किया होगा कुछ दिन पहले ऐसा बयान आया था 2 महीने पहले, आज से 2 महीने पहले आरएसएस प्रमुख का, जब उन्होंने मुसलमानों को लिए कहा था कि ये जब मक्का जाते हैं तब भी इनको हिंदू मुसलमान लिखा जाता है, तो ये हिंदू अपने आप को क्यों नहीं कह सकते हैं। और आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारतीय मुसलमान, हम उसका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहती है मुसलमानों के प्रति अक्सर प्यार दिखाती रही है। हम भी साथ में थे, वाजपेयी जी भी थे, कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की गई, एक समन्वय बना के चलने की कोशिश की गई। लेकिन जैसे ही सत्ता से बाहर आई, अडवाणी जी पाकिस्तान गए, जिन्ना की मजार पे फूल चढ़ाया, उन्हें भारतीय जनता पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया अध्यक्ष पद से। तो सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो कि एक बहुधर्मी राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं और आज विश्व में एक पहचान भारत की बहन बन चुकी है और उसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो ऐसा बयान देकर उन्होंने भारत का गौरव ऊंचा किया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी को शक की आशंका से देखा जाता था, आज के पहले तक, अभी भी देखा जाता है। गुजरात दंगों का एक दाग लगा हुआ है, प्लस भारतीय जनता पार्टी की कट्टरवादी दक्षिणपंथी छवि बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं से पूरे विश्व में एक संशय का माहौल जरूर बना हुआ था कि क्या ऐसे प्रधानमंत्री से अल्पसंख्यक के लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। तो ऐसा बयान देकर उन्होंने एक विश्वास जताने की कोशिश की है और इससे पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया है, हम इसका स्वागत करते हैं। कृपानाथ पाठक जी, कांग्रेस ने तो कह दिया है कि व्हाइट वॉश है। संदीप दीक्षित जी का बयान आया, हमने आपको दिखाया, सलमान खुर्शीद साहब ने भी किस तरीके से बयानबाजी की है। आपकी क्या राय है? देखिए, हमारी राय इसमें ये है कि इस लोगों को विश्वास होना चाहिए। विश्वास होने के लिए आपको कुछ न कुछ कदम उठाने होंगे। अभी आप अमेरिका जाने के पहले आप इस तरह से आपने उस चैनल को अपना इंटरव्यू में कहा कि मुसलमान इस देश के लिए जीते और मरते हैं, ये बात सच है। इस बात से कतई हम मैंने विरोध में नहीं है, हम इस बात को स्वागत भी करते हैं। लेकिन असली बात होती है कि जनता का विश्वास हो। एक तरफ में आप जो आपके संगठन है, उन तमाम जो आपके अध्यक्ष हैं, अमित शाह जी हैं, या आपको आदित्यनाथ योगी जी हैं, या यही बिहार में ये आपको कई लोग हैं, ऐसे नेता एमपी हैं जो कहते हैं, जो उनकी भाषा दूसरी है, वो सांप्रदायिक है, मुसलमानों के विरुद्ध है। आप दूसरे तरफ में जब आपका मीसा इसी आधार पर आपको वीज़ा नहीं मिला, मीसा नहीं मिला, तो आप आज प्रधानमंत्री हैं और देश को प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में लाजमी है, यह रणनीति के तहत आपने किया है। तो लेकिन उसके साथ साथ
आप ऐसे लोगों पर में जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे जिन्होंने इस तरह के आपका इशारा महंत आदित्यनाथ जी और तमाम लोगों पर है, जिस तमाम तरीके ऐसे से लोगों पर जिन्होंने इस तरह से विष भ्रमण करने का आज भी चेष्टा कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये निश्चित रूप से दोहरी मापदंड के आधार पर ये पार्टी संचालित है और आरएसएस पर आधारित है और आरएसएस जो कहेगा उसके डिक्टेशन पर ही चलेंगे। इसलिए कुछ समय हम लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी का जो समय था, उस समय में इस देश में एक विश्वास खास रूप से हिंदू हो मुसलमान को लगता था कि ये देश में नेतृत्व जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से हम तमाम लोगों के जान माल की हिफाजत और हमारे मान और मर्यादा की और हमारे जो धर्म है, हमारे मजहब है, उसकी सभ्यता और संस्कृति की भी रक्षा वो करेंगे। लेकिन जो बुनियादी तौर पर अभी तक जो इतिहास सामने में आए हैं, अभी तक जो मोदी साहब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, जो देश को आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके अभी तक जो अभी इतिहास रहे हैं गुजरात के दंगे का, फिर अमित शाह जैसे दागी आदमी को आपको इसके प्रमुख बनाने का, और फिर उनके द्वारा नॉमिनेटेड जो भी चुनाव में जो उसका प्रमुख बनाए गए चुनाव अभियान के अध्यक्ष या संयोजक, उन तमाम लोगों ने आज के तारीख तक, कल तक इस तरह से उन्होंने विष भवन करने का काम किया और इस देश में जहर खोलने का काम किया। इसलिए हम विश्वास देश की जनता को, आपको नहीं लगता मोदी जी के बयान के बाद उस पर विराम लग गया? तब होगी शिवपूजन बाबू कि जब ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकाले और ऐसे लोगों को निकाल दे कि भाई ये इसकी जरूरत नहीं, ये देश विरोधी है और ये राष्ट्र विरोधी है, इस पर कार्रवाई दिख रहा है, आपको ऐसा होता हुआ दिख रहा है, आपको ऐसा होता हुआ दिख रहा है? इस आधार पर अभी होना संभव नहीं है, तो इसलिए कार्रवाई करनी होगी। वैसे तात्कालिक वो विदेश जा रहे हैं और राष्ट्र को ये प्रतिनिधित्व करेंगे, इसलिए यह किसी रूप से छल प्रपंच के ही आधार पर क्यों न इन्होंने जो बयान दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और उसका रूपरेखा हिंदुस्तान में अपने पार्टी में भी उसको दिखाना चाहिए, ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। विनोद नारायण झा जी, छल प्रपंच ही हो इसमें सही, जैसा कि बता रहे हैं कांग्रेस से आए पाठक जी, स्वागत भी कर रहे हैं लेकिन विश्वास नहीं है। आप स्थिति थोड़ा स्पष्ट करेंगे? से कर रहे हैं, इन लोगों की धरती खिसक गई, जमीन खिसक गई। इस बयान से नहीं, हमारे कामों से मुसलमान में जो विश्वास बढ़ता जा रहा है, इन लोगों के अस्तित्व पर खतरा हो गया। तथा कथित सेकुलर दलों ने पिछले 60 साल में जो हालत किया है अल्पसंख्यकों का, जो सच्चर कमेटी उसका गवाह है, और वो जानते हैं कि अब विकास करेगा मुसलमान, तो इन लोगों की धरती खिसक रही है। लोग रोज याद दिलाएंगे, ये भूल जाएंगे भागलपुर का दंगा और ये भूल जाएंगे दिल्ली का दंगा, लेकिन याद दिलाएंगे गोधरा का दंगा, क्योंकि उनको लगता है कि यदि मुसलमान का वोट चला गया। याद दिलाने में तो जदयू भी शामिल है, बावजूद इसके कि ऐसे ठीक बात है, सारे सेक्युलर दलों की मैं बात करता हूं। इन लोगों ने सेक्युलरिज्म के नाम पर सिर्फ वोट लेने का काम किया है, और 60 साल तक जो सत्ता में रही है कांग्रेस, उन्होंने मुसलमानों से कमजोर करने का काम किया है। आज जब विकास करने की बात हुई है और हम सबको साथ, सबका विकास की बात जब करने लगे हैं, तो इनकी धरती खिसकने लगी है। तब याद आने लगा कि फलाने ने क्या कहा और फलाने ने क्या कहा, इसलिए ये बातें हो रही है। मैं आपको बड़े साफ शब्दों में बता दूं कि भारत का प्रधानमंत्री पूरे 120 करोड़ भारतीय का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी, इसीलिए नरेंद्र मोदी देश की विकास की बात करते हैं तो लोगों की धरती खिसकने लगी है। इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या हो गया, और ये आज नहीं हुआ है। आप याद करिए 27 अक्टूबर को जिस दिन आतंकवादियों ने बम विस्फोट किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि आप लोग शांति से घर जाएंगे, और गरीबी की लड़ाई हिंदुओं के लिए उतनी ही है जितनी मुसलमानों के लिए है। सब लोग मिलजुल कर रहिए। नरेंद्र मोदी एक बार नहीं, अनेक बार कहा है, और इन लोगों को लगता है कि अब हमारी जमीन खिसक जाएगी, इसलिए और खिसकेगी। नरेंद्र मोदी सिर्फ 5 वर्ष के प्रधानमंत्री नहीं है। पाठक साहब से थोड़ी प्रतिक्रिया ले लें, आप अपनी बात पूरी कर लें। पाठक साहब, आपकी हंसी के पीछे राज क्या है? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हमारे हंसी का राज ये है कि विनोद नारायण झा जी आत्मा से कांग्रेस है,
और इनका जन्म भी सेकुलरिज्म की रक्षा के लिए हुआ था। मैंने आपको कहा रहे, हम एक बात करें, 20 साल पहले किस पार्टी में थे? आप कल भी यहाँ बैठे थे, कल भी आपने डोरे डाले थे विनोद नारायण झा जी पे। विनोद बाबू, विनोद नारायण झा जी पाठक साहब कल भी डोरे डाल रहे थे आपके ऊपर इस कवायद में कि शायद आप कांग्रेस ज्वाइन कर ले। हमारी चर्चा का वो विषय नहीं है, लेकिन मूल सवाल तो ये है, एक बात कृपानाथ पाठक जी, मूल सवाल तो ये है, मूल प्रश्न जो विनोद नारायण झा जी ने मूल प्रश्न उठाया है, पाठक साहब मूल प्रश्न इन्होंने ये उठाया है कि कहीं ना कहीं आप जैसी पार्टियों की जमीन खिसक रही है, तभी आप इतने जो है आशंकित हैं, तभी इस तरीके के बयान आपकी तरफ से आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको इस पर गौरतलब है कि 2009 में जो आंकड़े बताते हैं तकरीबन 4% वोट शेयर भाजपा के पक्ष में गया था मुसलमानों का, और अब यह भी बताया जा रहा है, भाजपा खुद दावा करती है कि 2014 के जो चुनाव हुए थे तकरीबन 8% वो वोट शेयर हो गया है भाजपा के पक्ष में मुसलमानों का। देखिए, हमारे मुसलमान का सवाल मात्र नहीं है, इस देश का सवाल है। देखिए, जमहूरियत मतलब ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोकतंत्र में पार्टी जीतती और हारती रहती है, तो वही उसकी खूबसूरती भी है, लोकतंत्र उसी का नाम है। आप बीजेपी जीत गया, इसके लिए हम लोग को कोई मन में नहीं कोई अनुराग बने, कोई द्वेष है या उनमें कोई ईर्ष्या है, होना भी नहीं चाहिए। आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, वो बेहतर है आपके लिए। लेकिन सरकार में कांग्रेस पार्टी आए या न जाए, रहे या न रहे, लेकिन इस मुल्क की आज़ादी को, इस मुल्क की समरसता को, इस देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रेम्बुल्स हैं, उसकी जो आत्मा है, उसमें जो सेकुलरिज्म है, जिसके लिए हजारों हजार नर नारी इसने इस देश को बलिदान दे करके उसकी रक्षा किया है, वही तो मोदी जी भी कह रहे हैं, आज जो बयान दे रहे हैं, अक्षुण रखने का काम होना चाहिए। ये दोहरी मापदंड नहीं चलेगा शिवपूजन बाबू, ये बोल रहे हैं विनोद जी, ये दोहरी मापदंड नहीं चलेगा। एक तरफ में आप कहते हैं CNC या ये क्या कौन न्यूज को चैनल को कि ये देश के लिए मरता और मिटने वाला आदमी है, ये सच है, लेकिन आपको यह बात अपने संगठन पार्टी संगठन की है। कांग्रेस का बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के आला नेताओं जो खुल करके इसके खिलाफ कहते हैं कि हम आमरण अनशन करेंगे गांधी मैदान में, कोई कहता है कि गोरखपुर में करेंगे, कोई लखनऊ में कर रहा है, कोई अमित शाह जी के इशारे पर कर रहा है। तो ऐसी दशा में जिसका पार्टी का आप नेतृत्व कर रहे हैं, इस देश की जनता को विश्वास होना चाहिए, पहले इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी शायद आप विश्वास करें कि मोदी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। वो सही हमारी मजबूरी, आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे हम, क्योंकि हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो ब्रेक के बाद बड़ी बहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबका साथ सबका विकास, क्या ये मंशा है अजय आलोक जी मोदी की? अब देखिए, प्रधानमंत्री पद पे सुशोभित हैं, और हमारे दल की या मेरी ये आदत नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री पे कुछ अशोभनीय बातें बोलूं। क्रिटिसिज्म करना अलग बात है, लेकिन अशोभनीय बातें मैं नहीं बोलना चाहता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव के पहले आपको याद होगा, जब इस देश के प्रधानमंत्री पिछले 15 अगस्त को झंडा फहरा रहे थे लाल किले पे, तो कहीं और जगह भी लाल किला बना के झंडा फहराया जा रहा था। तो लोग ऐसे भी मंशा रखते थे। आज ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप जाइए। सबका साथ सबका विकास, ये नारा देखने में बहुत अच्छा लगता है, आप कीजिए, किसने मना किया है। 3 महीने 100 दिन से ऊपर आपकी सरकार को हो गए हैं, मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र इन्होंने किया, लागू करके दिखाइए सच्चर कमेटी को, तब आपकी बात का कोई असर होगा। रोकिए अपने पार्टी के ऐसे जहरीले तत्वों को। 100 करोड़ का अनुदान तो दिया मदरसों को, बस, और मदरसों में आतंकवादी पैदा होते हैं, ये बयान दिलवा दिया। आप बताइए, तो क्या कहना, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आतंकवादियों को पढ़ाने के लिए मोदी सरकार पैसे दे रही है 100 करोड़? जहाँ साहब आप जवाब देंगे? नहीं, मैं और 2 बातें अपनी खत्म कर लूं, 2 बातें और खत्म कर लूं, तुरंत रखेंगे। इस प्रश्न का जवाब ले लेता हूं, फिर ये कोई जवाब हमारे प्रवक्ता ने कहा क्या? हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है क्या? एक आदमी का जवाब भी पकड़ लेंगे, क्योंकि उनको डर है कि मुसलमान को कैसे डराते रहें।
और अरे मुसलमान आपके नहीं पार्टी डरने के वाला। एमपी ने कहा है। ये किसको डर है? ये किसको डर है? ये किसको डर है? साक्षी महाराज को डर है ये या मुसलमानों को डराने के लिए? देखिए, ये फेयर साइकोसिस पैदा करके मुसलमान को वोट बैंक बना करके तथाकथित सेकुलर दलों ने उसका जो शोषण किया है उसका जवाब नहीं। और सच्चर कमेटी वही तो कहती है। और क्यों ना मान लिया जाए अजय आलोक जी, डॉक्टर अजय आलोक जी, क्यों ना मान लिया जाए डॉक्टर अजय आलोक जी, ये क्यों ना मान लिया जाए कि फेयर साइकोसिस मुसलमानों में पैदा करते करते शायद रहेंगे और हिंदू भी आगे रहेंगे। क्यों ना मान लिया जाए डॉक्टर अजय आलोक जी, फेयर साइकोसिस मुसलमानों में पैदा करते करते, जैसा कि ये आरोप लगा रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, वो पैदा करते करते कहीं ना कहीं फियर साइकोसिस आप जैसी पार्टियों के मन में घर कर गई है, तभी आपको महागठबंधन की जरूरत आन पड़ी। अब ऐसा मैं बताता हूं आपको कि फियर साइकोसिस हम पैदा कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं ये आरोप नहीं, वही मैं इनके आरोपों का जवाब दे रहा हूं। इनके पार्टी के एमपी, इनके पार्टी के यूपी के प्रभारी, इनके पार्टी के वैसे एमपी जिसे लोकसभा में कम्युनलाइजेशन टॉपिक पे बहस करने के लिए बीजेपी ने अधिकृत किया, महंत योगीनाथ, साक्षी महाराज इन्हीं की पार्टी के एमपी हैं। वो कहते हैं कि मदरसों में आतंकवादी को ट्रेनिंग दी जाती है, आतंकवाद की पढ़ाई की जाती है, उससे ये किनारा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी किनारा कर लेते हैं। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, इनको बोलिए, उसके बाद फिर आप जवाब दे सकते हैं। मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं। आपके महंत आदित्यनाथ, अब तो महंत हो गए, पहले योगी थे, महंत आदित्यनाथ जी यूपी पूरे चुनाव का प्रभार लेते हैं, चिल्ला के बोलते हैं उन्हीं 4 सीटों पे जीता जहां मैं गया। उन 4 सीटों पे उन्होंने क्या भाषण दिया? लव जिहाद छेड़ रहा है, अब किसी जोधा को ले नहीं जाने देंगे। इस तरह की बातें कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो फियर साइकोसिस कौन पैदा कर रहा है? हम या ये? तो कहीं बात नंबर 1। और जहां तक वो... रही हमारी बात, तो इनका क्या हश्र हुआ है और क्यों मुसलमानों को ये बहुत कंडा काम नहीं आया, वो बता रहा हूं। वो फियर फैक्टर काम नहीं आया, बल्कि ये भूल गए कि हिंदू सहिष्णु है। मैं भी हिंदू हूं, आप भी हिंदू हैं, लेकिन इनके तरह अतिवादी नहीं है। तो इसीलिए यू टर्न लिया। बिल्कुल, इसीलिए यू टर्न। लोगों ने विकास के लिए वोट दिया, एक चेंज के लिए वोट दिया, इसलिए नहीं वोट दिया कि धर्मांध की आग में झोंकिए लोगों को। इसका जवाब दे। ये लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे तो अगले दिन देश टूट जाएगा। लालू यादव कहते थे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान बन जाएगा। नहीं बना। ये लोग कहते थे जिस दिन नरेंद्र मोदी एक और पाकिस्तान बन जाएगा भारत से। ये लोग कहते थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होगा तो मुसलमानों को पाकिस्तान भगा देगा। ये लोग कहा करते थे, मुसलमान नहीं गए। अभी लोग घबरा रहे हैं, अब क्या क्या कहें, फलाने ने ये कह दिया, ऐसी बयानबाजी तो हुई थी, लेकिन गिरिराज सिंह ने ऐसा बयान तो दिया था। लालू यादव ने बयान दिया था कि देश टूट जाएगा। बड़े नेता हैं, गिरिराज सिंह जी का भी बयान आया था, देश नहीं टूटा और देश मजबूती से आगे बढ़ेगा। ये लोग कितना भी मुसलमानों को डराने की कोशिश करेंगे, भारत का मुसलमान नहीं डरेगा। भारत का मुसलमान देश के विकास के साथ हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन गिरिराज सिंह जी के बयान को कैसे हम नजरअंदाज करते हैं? लालू यादव के बयान को कैसे कहते हैं देश क्यों नहीं टूटा? अब एक बयान को लेकर आप उसको इसको मत बनाइए। हमारा मैनिफेस्टो है, हमारे पार्टी अध्यक्ष के बयान है, हमारे सिद्धांत है, हमारे आदर्श है, और वो आदर्श कहते हैं हम सबको लेकर साथ चलते हैं। ये लोग देश तोड़वा रहे थे, ये लोग कह रहे थे ये लोग ये कर देंगे, नहीं हुआ। अब ये लोग घबरा रहे हैं, बस देश तो टूटा नहीं। पाठक साहब, आप टिप्पणी करना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो देश टूट जाएगा। देश तो टूटा नहीं। कहते थे कि सबको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, पाकिस्तान तो जाना पड़ा नहीं। खुशी खुशी लोग गिरिराज सिंह को बोलिए ना, कर रहे हैं। ये आप लालू यादव को बोलिए ना, जो लोग कहते थे, नीतीश कुमार जी को बोलिए ना, कहते थे अन्याय हो जाएगा। नीतीश कुमार जी कहते थे देश के लिए बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। सबसे पाठक साहब आप नीतीश कुमार जी को समझाइए ना, वो कहां थे? तो ये लोग अपने बयान को भूल रहे हैं। यह सवाल ये भी लाजमी है, पाठक साहब से करना चाहते हैं, जो पाठक साहब से एक सवाल करना चाहते हैं, फिर जदयू की प्रतिक्रिया ऐसे माहौल में आपका सेक्युलर वोट कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा था। आप एक साथ हुए तमाम बयानों को अगर हम गौर फरमाएं तो एक स्थिति हमने देखा कि यासीन भटकल जैसे मेजर कैच, जिससे कहा जाता है कि इंडिया का वो ओसामा है, उसकी गिरफ्तारी होती और चाहती अगर तो यहाँ की पुलिस उसको इंटरोगेट कर सकती थी, इन्वेस्टिगेट करती। एक ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हुई थी जब मधुबनी और आसपास के इलाके यानी दरभंगा के इलाके को न्यू टेरर नर्सरी कहा जाने लगा। नीतीश जी को सख्त ऐतराज। कर्नाटक की पुलिस आती थी, महाराष्ट्र की पुलिस आती थी। पाठक जी, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, उस इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं। कर्नाटक पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस जब यहां आती है, दबिश डालती है और चाहती है कि उनकी दबिश की गोपनीयता बनी रहे, तो नीतीश जी आनन फानन में चिट्ठी लिखते हैं, होम मिनिस्ट्री को सख्त ऐतराज जताते हैं। क्या वो तुष्टिकरण नहीं कहलाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ तुष्टिकरण की बात नहीं है। मैं उस दल में हूँ नहीं, लेकिन नीतीश कुमार अभी उस दल के साथ हैं। नहीं, मैं आपको मैं बता रहा हूँ, उस समय नहीं थे, न आज भी दल के साथ कुछ इशू पर हैं। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार जी को उस एक्शन का है, तो मैं अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूँ
कि उन्होंने आतंकवादियों को जो कार्रवाई हो रही थी उसका विरोध उन्होंने नहीं किया था, सिस्टम पर किया था कि स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी सॉवरेनिटी है, लोकतंत्र में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसकी टेरिटरी में कोई आदमी घुस करके किसी को भी गिरफ्तार किया तो निश्चित रूप से उस पुलिस को कंसर्न को सूचना देनी चाहिए और वह नहीं देना। लेकिन वो तो लीक हो जाएगी। नहीं लीक कैसे? आपको देख जो सिस्टम है उस सिस्टम को निर्वाह करना पड़ेगा। वह आप कोई दिल्ली की पुलिस आ जाए और बिहार में या किसी दूसरे प्रदेश में, जरा सुनिए ना, ऐसे विनोद जी नहीं करिए, हमारी आदत नहीं है, अपनी आदत नहीं रखते हैं विनोद जी, आप अपनी बात दीजिएगा ना अपना। तो मैं समझता हूं कि नीतीश जी सिस्टम पर में एतराज जताए थे कि हमारी सरकार को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, न कि आप ले गए उसका भटकल के गिरफ्तारी का विरोध उन्होंने नहीं किया था। इसलिए यह कहना पहले आप गिरफ्तारी का विरोध किया चाहती तो बिहार पुलिस के लिए बहुत बड़ा कैच था। नहीं शिव पूजन बाबू आप जरा सा सुन भी लीजिए। तो जब सवाल किया है तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं और मैं मानता हूं कि बिहार में आज के तारीख में नीतीश कुमार जी ने जो सेक्रीफाइस किया इस नाम पर, तो वह बहुत कम लोग ऐसा होता है कि सेकुलरिज्म के नाम पर उन्होंने यह इतना बड़ा फैसला लिया है। क्या सेक्रीफाइस? दूसरी बात में आप दूसरी बात क्या ये समझाएंगे? हम इसलिए करें कि इसलिए हम सेक्रीफाइस क्या है? अरे सुन लो भाई यार, इतना ऐसा नहीं, आप रिजनेबल आदमी है इसलिए तो हम लोग आ जाते हैं, नहीं तो कोई आदमी आता है पद नहीं छोड़ा। नहीं एक बात सुना जाए तो सेक्रीफाइस क्या है? सेक्रीफाइस ये है कि उसने सेक्युलरिज्म के नाम पर यह परवाह नहीं किया कि हमारी सरकार रहेगी या जाएगी। उन्होंने बीजेपी से अपना संबंध तोड़ लिया और यही कारण है कि इस देश में निश्चित रूप से कांग्रेस जैसी पार्टी जो सेकुलर है या दूसरे सेकुलर में जो सेकुलरिज्म में विश्वास रखने वाले, इनके साथ गठबंधन लोग किया है। और इसका हश्र ये हुआ है कि इस देश में जो सामाजिक समरसता है उसको मजबूती मिली है और यही कारण है कि लाख चाह के भी, सुनिए, लाख चाह के भी बिहार में हिंदू है मुसलमान है जितनी सीटें हुई है उसमें सारे जो गठबंधन सेकुलर लोग एक इकट्ठा होने से इनकी हार हो गई, इनकी सीट सब बेदखल हो गए। आप मानते हैं? और बिहार में शायद इसी वजह से बीजेपी बौखलाहट में अब कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अल्पसंख्यकों का वोट बटोरा जाए, तभी आप मानते हैं कि मोदी जी का इस तरीके का बयान आया? नहीं, उसी तरीके का बयान आया, ये क्षणिक है, ये तब मानेंगे। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि उनको सद्बुद्धि आए कि इस देश के तमाम लोगों को जो विश्वास आज भी उनके स्टेट पर नहीं है, तो वो ऐसे जो तमाम लोग हैं जो आज भी इनके स्टेटमेंट के बाद अपना बयान पर में कायम है, जो देश में समरसता को बिगाड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों को पार्टी से निकाल दे। वो या तो उनको पार्टी में कार्रवाई करे, तभी लोग इस देश लोगों पर कार्रवाई होगी। सवाल तो लाजमी है, नहीं आप अच्छे क्या ऐसे लोगों पे साक्षी मारे? इनके राय से हम पार्टी नहीं चलाते हैं, जो कांग्रेस अपनी पार्टी नहीं चला रही है उसकी राय से मैं क्या चलाऊंगा? सुन लीजिए, मैं अपनी पार्टी की राय है तो ये पार्टी और दूसरी बात मैं कहता हूं, ये मजबूरी है कांग्रेस की। कांग्रेस नाम की चीज नहीं है, वो इररिलेवेंट हो गई। अब पहले वो लालू यादव के साथ नीतीश कुमार की कृपा से 1-2 सीट मिल जाएगा, इसलिए नीतीश कुमार के पक्ष में बोल रहे हैं जिसको गाली दे रहे थे साथ-साथ। थोड़ा सा रोकूंगा, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, थोड़ा सा रोकूंगा। वजह आपके लिए एक सवाल और है, हम अजय आलोक जी के पास नहीं आ पा रहे थे, बहुत देर से आप इशारा कर रहे थे अजय आलोक जी, लेकिन कुछ इस तरीके से बहस आगे बढ़ रही थी, हम आप तक नहीं आ पा रहे थे। सवाल मेरा वही है जो नीतीश जी के बारे में जो बातें कही गई थी कि कहीं ना कहीं मैं सबसे पहले आपको बताता हूं शिव पूजन जी, लगता है कि संघीय व्यवस्था का ज्ञान यहाँ पे सब कोई को होगा, आपको भी होगा। संघीय ढांचे के तहत कोई भी सरकार चलती है जी। नीतीश कुमार ने जब एक ऑब्जेक्शन उठाया था कि कर्नाटका की पुलिस, कहीं की पुलिस, तो संघ व्यवस्था के अंदर ये नियम है कि किसी भी राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाकर स्वतः कार्रवाई नहीं कर सकती। जानकारी दे दीजिए, जानकारी पहले देनी चाहिए। तो गोपनीयता की बात, 1 मिनट जी, ये क्या गलत किया उन्होंने? और इन्होंने इसकी प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट कहाँ किया? गृह मंत्रालय में किया, कंसर्न्ड राज्य सरकार के पास किया जी। तो ये कोई गलत काम नहीं उन्होंने किया। दूसरी बात, आप कहते हैं यासीन भटकल को किसने पकड़ा? बिहार पुलिस ने पकड़ा। क्या नीतीश कुमार, अगर तुष्टीकरण की आप बात करते हैं तो बिहार पुलिस बिना नीतीश कुमार के मर्जी के इतने बड़े आतंकवादी को पकड़ लेती है, वो भी नेपाल में जाके? तारीफ करनी चाहिए बिहार पुलिस की, तारीफ करनी चाहिए बिहार की सरकार की, जिसके पास दृढ़ इच्छा शक्ति थी। हम इंटरोगेट करते,
हमारे पास कोई संसाधन नहीं था यासीन भटकल को इंटरोगेट करने का। वो देश का नंबर 1 टेररिस्ट है। एनआईए की टीम को एनआईए आज इनके अंडर में एनआईए अजय आलोक जी को सुन लेता हूं। अजय आलोक जी को सुन लेता हूं। अरे एनआईए आज सुन लेता हूं, आपके पास आ रहा हूं। एनआईए आज इनके अंडर में है। एनआईए को सबसे पहले सूचना दी गई कि यासीन भटकल को पकड़ लिया गया है। एनआईए ने कहा उसे हम तुरंत आके ले जाएंगे, और एनआईए का स्पेशल एयरक्राफ्ट लेके वो लोग आए, ले गए। तो बिहार पुलिस कहां से इंटरोगेट करती? इस बात पे दर्जन बार बहस हो चुकी है और मैं दर्जनों बार सिद्ध भी कर चुका हूं कि जो हमने किया वो अविश्वसनीय काम था। आपको थोड़ा आज तक किसी आतंकवादी घटना ब्लास्ट के बाद आतंकवादी नहीं पकड़ेगा। बिहार पुलिस ने पकड़ा, बिहार पुलिस ने पकड़ा, उसकी तो तारीफ नहीं करते हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन बोलते हैं कि हाँ आतंकवाद का घटना हो गया, बम ब्लास्ट हो गया। थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, हमारी मजबूरी है, एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन विनोद नारायण झा जी, आप पर दो तरफ से उंगलियां उठी हैं, इसका जवाब जरूर देंगे आप। मैं आपको डबल मौका दूंगा ब्रेक के बाद, निश्चित रूप में, निश्चित रूप में। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मौलाना मोदी। तमाम आरोपों का खंडन करना चाहेंगे विनोद नारायण झा जी आप? देखिए, मैं पहले दो बात कहना चाहूंगा। सबसे पहला अजय आलोक जी का एक एतराज था जो कह रहे थे, मैं कहना चाहता यदि भटकल का इंट्रोगेशन हो जाता तो बिहार में आतंकी घटनाएं 27 अक्टूबर को नहीं होती, क्योंकि वही उसका मास्टरमाइंड था। भटकल उसके बाद पकड़ा गया। इसको इन लोगों ने पूरा छूट दिया और पूरी योजना उसकी योजना समझ में आ जाती। जो उसके इंट्रोगेशन से बहुत सारे मॉड्यूल जो है यदि उस दिन बम ब्लास्ट नहीं होता तो सरकार सो रही थी। यदि वो लोग बाथरूम में ब्लास्ट नहीं होता उस आतंकवादी का तो सरकार, एक कमजोरी क्या है तथाकथित सेकुलर दलों आपको बताना चाहते हैं विनोद नारायण झा जी, यहां से जो आतंकवादी बम प्लांट करके भागे उन्होंने शरण छत्तीसगढ़ में लिया। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी। मुझे पूरा कहने दीजिए, मैं जो कहना चाहता हूं। भगा दिया गया। और यदि इन्होंने उस दिन बम ब्लास्ट नहीं होता उस बाथरूम में तो ये लोग उसको पकड़ते नहीं। उसने बताया कि क्या क्या मॉड्यूल था, क्योंकि ये लोगों को, तथाकथित सेकुलर दलों को एक प्रॉब्लम है। ये भारत के मुसलमानों को समझते हैं कि हम आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट रहेंगे तो मुसलमान खुश हो गया। भाजपा ऐसा नहीं मानती है। भाजपा का मानना है आतंकवादी है वो किसी धर्म का हो, और इसलिए इन लोगों ने उसके साथ सॉफ्ट किया। यदि वहां की घटना हो गई, एक आदमी का पता नहीं चला, कुछ नहीं कर सके। वो संजोग से उसमें घटना हो गई और बाथरूम में ब्लास्ट हो गया, वो पकड़ा गया, और पकड़ा जाने के बाद पता चल गया कि क्या 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 हुआ और पकड़े गए। लेकिन इन लोगों ने कोई खोजबीन नहीं की। यहां तक जो पुलिस पकड़ने आती थी उसके खिलाफ भी ये करते थे। यही है तुष्टीकरण की राजनीति। और दूसरी बात मैं कहता हूं, जिस सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे पाठक जी, ये सेकुलरिज्म की राजनीति पाखंड की राजनीति है, और ये पाखंड है। हम भी सेकुलर हैं, हम किसी से कम सेकुलर नहीं है। हमारा सेकुलर का परिभाषा ये है, सबका साथ सबका विकास। और ये लालू यादव सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हमारे सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार 17 साल हमारे साथ रहे, और जब उनको लगा कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लालू यादव अडवाणी से लड़ गए तो सारा मुसलमान वोट दे दिया। यदि मोदी से लड़ जाएंगे तो देश का मुसलमान वोट दे देगा। वो 35 सीट 40 सीट जीत लगे। इस लोभ में हम सेकुलर नहीं रहे। 17 साल हम सेकुलर थे। इसलिए सेकुलरिज्म की राजनीति पाखंड की राजनीति है, और सब लोग हमारे साथ रहे हैं। इसलिए हम किसी से कम सेकुलर नहीं है। देश हमारा प्यारा है। राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवाद के लिए हम लड़ते हैं। और जिस तरह आपने हेडिंग बनाया है, इससे भी हमको ऑब्जेक्शन है। मौलाना नहीं हो गए, राष्ट्रभक्त कहिए, मोदी राष्ट्रभक्त मोदी कहिए, राष्ट्रवादी मोदी कहिए, देशभक्त मोदी कहिए, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और ये जो अभियोग और उंगली उठाने की राजनीति है, और इससे यही है कि ये ग्रुप बनाकर वोट बैंक की राजनीति करना, जो हम लोग बार बार कहते रहते हैं। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से महागठबंधन अभी फिलहाल बना है, मोदी जी के इस तरीके के बयान लगातार अगर आते रहे तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों का वोट खिसक सकता है, जैसे कि 2009 में जो चुनाव हुए थे उसमें प्रतीत होता है, और जब अभी चुनाव हुए 2014 में तकरीबन 2 गुना इजाफा हुआ है जो मुस्लिम वोट परसेंटेज है वो भाजपा की तरफ खिसका है। देखिए, ये आज से नहीं हो रहा, हम सदा से कर रहे हैं।
उन लोगों को विश्वास करने में समय लगेगा, हमारे काम से, हमारे एक्शन से। नरेंद्र मोदी 2001 में क्यों वक्त लगेगा? वक्त लगेगा कि हमारा काम देखेंगे हम जब विकास करेंगे। शक कहीं ना कहीं था। नहीं, शक ये नहीं था। इन लोगों ने जो माहौल बनाया, हाँ, इस तरह जिस तरह से वोट बैंक बनाकर रखा और जिस तरह उनको पिछड़ा बनाकर रखा, जो सच्चर कमेटी ने कहा 60 सालों में विकास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो वोट बैंक बनाकर रखते थे। हम जब विकास करेंगे, जब मदरसों में हम कंप्यूटर की बात करने लगे हैं, जब उनको हायर एजुकेशन देंगे और सबका साथ सबका विकास की बात होगी। आपने खुद बताया कि एक अभी कितनी बातें दी गई है, तो इसलिए जब हम करेंगे तो लोग हमारे साथ आएंगे। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसी से इनको दर्द है। ये उसको फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, इस बात को ये कर रहे हैं और इसको उजागर करते हैं, लेकिन सारी बातें खत्म होगी। देश जब विकास करेगा, देश जब आगे बढ़ेगा, तो न सिर्फ हिंदू, न सिर्फ मुसलमान, मगर संपूर्ण भारत हमारे साथ खड़ा होगा। जैसे गुजरात में लगातार हमने 4 बार विजय हासिल की है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हम भारत में भी लगातार हम अनेक वर्षों तक विकास करेंगे और भारत के शासन को संभालेंगे। भाजपा के नेता बहुत दावा करते हैं डॉक्टर अजय आलोक जी की गुजरात जाकर वहां के मुसलमानों की स्थिति देखिए, किस तरीके से जबरदस्त इजाफा हुआ है उनके तमाम चीजों में। बिहार में अगर हम देखते हैं, अगर हम खास तौर से किशनगंज उसके आसपास के इलाके में हम जाते हैं, तो वैसी स्थिति नहीं दिखती है। बिल्कुल आपका गलत आकलन है। सबसे पहले आप पता कर लीजिए भारतीय रिजर्व, मेरा आकलन नहीं, भाजपा का आकलन है, आप भारतीय रिजर्व बैंक में जाके पता कीजिए कि पेट्रो डॉलर बिहार में सबसे ज्यादा किस जिलों में आता है, तो आपको सबसे पहला नाम मिलेगा किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सिवान। लेकिन वही पूछना चाहते हैं, दरभंगा। अब मैं एक एक करके आता हूँ। सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देता हूँ कि आपके चैनल पर तथाकथित सेकुलर दल, तो इन्होंने मान लिया कहीं ना कहीं से कि ये कम्युनल दल है। ठीक है, चलिए, इसके लिए इनको बधाई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको नहीं टोका, अरे मैंने आपको नहीं टोका था, मुझे बोलने दीजिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम मदरसों में कंप्यूटर लाने की बात करते हैं। 100 दिन सरकार के हो गए, आपने सुना क्या कंप्यूटर मदरसों में? या आपने क्या सुना है अपने चैनल पे? क्या लोगों को आपने सुनवाया? आप खुद ही बताइए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। 100 करोड़ का अनुदान, और मदरसों में क्या आतंकवाद की पढ़ाई, मदरसों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग। और आज विनोद नारायण जी कह रहे हैं कि मदरसों में हम कंप्यूटर देने की बात कर रहे हैं। बिहार में तो हम मदरसों में कंप्यूटर पिछले 7 साल से दे रहे हैं और पढ़वा रहे हैं। हुनर का कार्यक्रम भी, हुनर का कार्यक्रम कर रहे हैं, मरकजाए तरकीम के तहत हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है। हम तो करके दिखाते हैं, हम थोटी दलीलें नहीं देते। आज इन पे शक क्यों होता है? आप गुजरात के मुसलमानों के, आप गुजरात के मुसलमानों कर सके, अब तो जंगल राज आ गया, आप क्या कर पा रहे हैं? ये भी दावा ठीक है। नहीं, मैं तभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू हुई, हुनर का कार्यक्रम हुआ, ये बात तो नहीं। समस्या ये है कि ये बोलने नहीं देंगे। सुनने का एकदम बिल्कुल धैर्य रखिए थोड़ा सा। गुजरात की बात लेते हैं। CNN की रिपोर्ट आ चुकी है, ICDS की रिपोर्ट आ चुकी है। तमाम रिपोर्ट में जाके देखिए कि गुजरात में मुसलमानों की दशा क्या है। गुजरात में मुसलमान की एवरेज, अगर एक गुजराती का इनकम 2002 में 100 रुपये था तो वो बढ़ के 800 रुपये हो गया, और एक मुसलमान की इनकम अगर 30 रुपये थी तो वो बढ़ के मात्र 60 रुपये हुई है। ये है गुजरात में मुसलमानों की दशा और दिशा। सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट गुजरात में, सबसे ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट गुजरात में। क्यों है भाई? सारे मुसलमान एक जगह रहते हैं घेट्टो बना के, क्यों? क्योंकि असुरक्षा का भावना है, असुरक्षा की भावना है। हिंदुओं के साथ मिक्स नहीं करने देते हैं। आप जाएंगे, कोई मुसलमान चाहेगा हिंदू मोहल्ला में जमीन खरीदना, उसे जमीन नहीं मिलती है, सरकार रजिस्ट्री नहीं होने देती है। ये है गुजरात में मुसलमानों की हालत। क्या इनसे छुपा हुआ नहीं है? पूरा देश से छुपा हुआ नहीं है। ये ऐसी बातों का प्रचार करते तो नरेंद्र मोदी 4 बार मुख्यमंत्री नहीं होते। अरे नरेंद्र मोदी ने भी विकास किया है और लगातार सीटें बढ़ी है। नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के कारण, गोधरा की घटना के बाद भी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आए हैं। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा किया। गोधरा की घटना के बाद भी अगर इतना सख्त ऐतराज था नीतीश जी को, गोधरा की घटना के बाद भी नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार हाथ मिलाते नजर आए हैं। ऐसा है कि वो एक रेलवे का प्रोटोकॉल फंक्शन था जिसमें वो बतौर रेलवे मंत्री गए थे, और बतौर रेलवे मंत्री वो गए थे, बतौर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी थे। हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी जी कश्मीर में जब लोकसभा चुनाव के दौरान उमर अब्दुल्ला को उन्होंने कितने अच्छे विशेषण लगाए थे उनके लिए। लेकिन आज जब गए कश्मीर तो उमर अब्दुल्ला साथ में रहते हैं, दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। तो ये तो इतनी नॉर्मल डिसेंसी सब में एक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री में होती है।
तो एक सरकारी पाठक साहब बहुत देर से सुन रहे हैं हम लोगों को। पाठक साहब के पास भी आना चाहेंगे। पाठक साहब, हमने देखा था एक कवायद हो रही थी, एक कोशिश हो रही थी लोकसभा चुनाव के पहले, कई रैलियां जो है आयोजित की गई थी मध्य प्रदेश में, और हमने देखा था किस तरीके से ढेर सारे बुर्के वाले, ढेर सारे टोपी वाले उन रैलियों में शामिल होते थे। मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी की रैलियों की। काफी खबरें उस वक्त आई थी कि शायद किसी जगह से बुर्का खरीदा गया है या टोपियां खरीदी गई हैं। हम उन विवादों में नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी इस कोशिश में जुट गए थे लोकसभा चुनाव के पहले ही कि एक सेक्युलर इमेज अपना प्रोजेक्ट करें? देखिए, ये कभी भी सेकुलर इमेज पैदा इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के क्रम तक इन्होंने कभी भी या अपने को या प्रयास नहीं किए कि हमारा विचार, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारी पार्टी का वो सेकुलर दिखाई पड़े। जब इन्होंने एक छद्मवेशी रूप में आज जब अल-कायदा वीडियो जारी कर रहा है, पाठक साहब चारों तरफ वीडियो जारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि भारत की जमीन पर या साउथ एशिया में वो अल-कायदा का दूसरा विंग शुरू करे, कोशिश कर रहा है जो भूले भटके जो हैं नौजवान उनको अल-कायदा अपने फोल्ड में ले, या आईएसआईएस की जो कवायद है, तो अगर नरेंद्र मोदी इस तरीके का बयान देते हैं तो आपको नहीं लगता है कि जिन लोगों को गुमराह किया जा सकता था उस पर एक विराम लग जाएगा, बड़ा सा विराम? देखिए, हम आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस देश का मुसलमान किसी हिंदू से कम देश के भक्त नहीं है। यही तो नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं। और नहीं, मैं बता रहा हूँ, भगवान करे सद्बुद्धि आई हो, और यदि ये परमानेंट बात उनके मन में ये घर कर जाए तो मैं सदा इनको तारीफ करता रहूँगा कि ये बड़े अच्छे प्रधानमंत्री हैं जो देश के सभी समाज के सभी धर्मावलंबियों को एक मान सम्मान की रक्षा करेंगे और उसको साथ ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह विश्वास अभी तक बिहार देश की जनता को नहीं है। इसलिए नहीं है कि आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप दो तरह की बातें नहीं चल सकती है। आप शिवराज चौहान जी अपने सेकुलर चेहरा दिखाने के लिए बुर्का खरीद करके उनके मीटिंग में पहुंचा देना और वहां मुसलमानों के द्वारा कंट्राडिक्शंस होना, आप मैं बताता हूं मुसलमान लोग बड़े उम्मीद के साथ इसी सेकुलर वाला ये भाषण किए थे गुजरात में। आगे बताते हैं 17 से 18% का वोट शेयर गया था भाजपा के पक्ष में मध्य प्रदेश में। मैंने पूरे चुनाव को कवर किया है। आप वोट की बात में कहां जा रहे हैं? हम कहते हैं कि देश के लोगों ने इनको वोट दिया, ये देश के प्रधानमंत्री हो गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि इन्होंने कोई हिंदुए दिया, ये जो कोई आदमी देश में जीत गया प्रधानमंत्री हो गया वो सभी लोगों के प्रधानमंत्री है, वो हिंदू हो मुसलमान हो, सिख और ईसाई हो। लेकिन इस देश में जो विभिन्न जाति और समुदाय के लोग हैं, धर्मावलंबी के लोग हैं, उसमें विश्वास होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस रेफरेंस में आपको ले गए फिर हमको भटका के दूसरे तरफ ले जा रहे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसे आदमी, ऐसे ही स्टेटमेंट, ऐसे ही व्यवहार कभी हुआ था गुजरात में। जब मौलाना को लगा कि ये सेकुलर हो गए तो उन्होंने जबरदस्ती गए थे उनको टोपी पहनाने के बड़ी प्रेम से, बड़ा भाव से, और उन्होंने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। जबकि यह टोपी पहन लेने या नहीं पहनने से ये देश के ये कोई माने नहीं है। आपने चर्चा में ला करके उसमें भी सियासत बोल दिया। मैंने आपको फतेहपुर मस्जिद के इमाम साहब का भी बयान है, बहुत स्वागत किया है नरेंद्र मोदी जी के बयान को। नहीं, एक बात कहते हैं हम स्वागत, बयान का कौन विरोध करेगा? एक सेकंड आलोक जी, हमारा कहने का मतलब है कि निश्चित रूप से यह बयान विश्वास भी तो नहीं कर रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक जी। विरोध तो नहीं कर रहे, विश्वास करेंगे जिनकी कुर्सी हम लोगों ने छीन ली, विरोध तो नहीं कर रहे, विश्वास भी नहीं कर रहे। ये भारत की जनता हम पर भरोसा करेगी, भारत की भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस पे भरोसा करेगी और उसकी कांग्रेस से क्यों जलन है? पाठक साहब, आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या आपको लग रहा है फिलहाल जो मोदी जी का बयान आया है वो एक मुखौटा है और शायद यूएस विजिट के बाद और मेडिसन स्क्वायर में जब वो लोगों को जो है संबोधित कर लेंगे उसके बाद ये मुखौटा गिर जाएगा या हटा देंगे? ऐसा लग रहा है आपको क्या? नहीं, जब तक ऐसे अमित शाह के जैसे लोगों पर ये जब तक कार्रवाई नहीं कर लेते हैं और उन पर कार्रवाई नहीं कर देते हैं या उनको पार्टी से नहीं निकालते हैं, जैसे ज्योतिराज सिंधिया, ये कहते हैं महंत जी हैं, या यहाँ गिरिराज जी हैं जो कहते हैं सब पाकिस्तानी चले जाओ का नाम ले नहीं, एक बात कहते हैं ऐसे लोग हैं। और कल भी विनोद जी ने कहा, हम तो कल भी संजोग से यहाँ आ गए थे, तो विनोद जी ने कहा कि ये तो व्यक्तिगत बयान है, मोदी जी का भी व्यक्तिगत बयान है, मतलब ये सुशील मोदी का। तो अधिकृत बयान है किसका? अधिकृत बयान होना चाहिए अमित शाह का। अमित शाह भी नहीं कभी कंट्राडिक्ट किया है अभी तक।
आज तक पार्टी के हेड जिसकी सरकार है देश में, उसने कंट्राडिक्शंस नहीं किया है कि ये आदमी गड़बड़ है, इन्होंने देश के खराब समरसता को तोड़ने के लिए ये काम कर रहे हैं, इसलिए आप बंद करिए ऐसे भाषणों को। तो ऐसा नहीं किया। वक्त की थोड़ी तभी है। डॉक्टर अजय आलोक जी, आपके पास आना चाहेंगे। ऐसे बयान से, नरेंद्र मोदी जी के ऐसे बयान से कहीं ना कहीं विश्वास कायम होगा अल्पसंख्यकों में। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का ये बयान बहुत जरूरी था, क्योंकि वो जा रहे हैं अमेरिका देश को रिप्रेजेंट करने। इससे एक संदेश गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ के जितने इनके नेता हैं जो इसे बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीयता को ही कम कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप दो मुंहा बात नहीं कर सकते, दो मुंहा बात इस देश में नहीं चल सकती है। देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आप कुछ बोलिए या कोई कुछ बोले, लव जिहाद बोलेंगे, ये बोलेंगे लव जिहाद, गिरिराज सिंह, सुशील मोदी बिहार में कहेंगे लव जिहाद नहीं होता है, साक्षी महाराज लव जिहाद चिल्लाएंगे, राजनाथ सिंह बोलेंगे गृह मंत्री हो के लव जिहाद में मैंने सुना ही नहीं। वक्त की कमी है। विनोद नारायण जी, 15 सेकंड में आपकी अंतिम टिप्पणी चाहिए। टिप्पणी ये है कि देश में मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ लेकर हम चलेंगे और सब हम पर भरोसा करने लगे हैं। इससे जो कांग्रेस दल हो या बाकी दल हो, उनकी जमीन खिसकने लगी है और इसलिए इनकी जमीन खिसकने लगी है। इसलिए सब लोग चुनाव के नतीजों से हम तो बाई इलेक्शन हारे, आप लोग तो ऐसा हारे हैं जिसका ठिकाना नहीं है। जो विनोद नारायण झा जी, डॉक्टर अजय आलोक और कृपानाथ पाठक जी, आप सबों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बहस में बस इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए बने रहिए जी पुरवैया के साथ।